बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सप्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बड़ी दिलचस्प इन्फॉर्मेशन है मेरे पास इस वक्त, एक एक करके मैं आपको बयान करती जाती हूँ। सबसे पहले तो ये कि 2000 जो कि चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में मौजूद है और 2000 के हवाले से कुछ बड़ी अजीब सी बातें सामने आ रही थी। मैंने कहा उनको क्लियर करना ज़रूरी है, क्योंकि फिर आप लोग सारे मुझसे सवाल करते हैं तो हर एक को इंडिविजुअली जवाब देना ज़रा मुश्किल हो जाता है, इसलिए मैं एक एक करके उन तमाम सवालों के जवाब भी आपको देती हूँ। सबसे पहले तो वो वकील साहब जो कि दुआ की तरफ से पेश हुए, उन्होंने कुछ बातें की और उसमें और जो असल में हो रहा है बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है, ज़रा वो मैं पहले बताती हूँ और उसके बाद मैं आपको बताऊँगी कि दुआ ने कुछ ऐसी बातें की हैं, कुछ आपके चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो से कुछ बातें मैं कहूँगी कि कुछ मुझ तक पहुँची हैं और कुछ बातें जो उसने यहाँ से रवाना होने से पहले की थी और कुछ जहाँ पर हुआ वो जो बातें लीक हुई हैं वो क्या है। लेकिन सबसे पहले ज़रा मैं उन वकील साहब का बताती हूँ जो कि दुआ का केस कर रहे हैं। उन्होंने कुछ बातें कहीं जो कि खुद दुआ ने ही जिनको नल एंड वॉइड कर दिया। उसने कहा कि ऐसा तो हुआ ही नहीं। वकील साहब ने कहा मेरी दुआ से मुलाकात हुई। दुआ कहती कि मेरी तो कोई मुलाकात नहीं हुई। उसके बाद वकील साहब ने पहले तो कहा कि मेरी दुआ से 1-1.5 घंटे की मुलाकात होगी। फिर एक और इंटरव्यू में कहते हैं कि जब तक वो मजिस्ट्रेट साहब के ऑफिस में थे मुझे टाइम मिल गया, मेरी दुआ से आधे घंटे की मुलाकात होगी। एक और इंटरव्यू में वो कहते हैं कि मेरी 15 मिनट की दुआ से मुलाकात हुई। तो मुझे कुछ समझ नहीं आई कि एग्जैक्टली कितनी देर की मुलाकात उनकी हुई होगी, 1.5 घंटा, आधा घंटा या फिर 15-20 मिनट, चलो जो भी हुआ, जो भी मुलाकात हुई उसमें वो कहते हैं कि जी बड़े ही ऐसे इंकशाफात उसने किए मेरे सामने। ये बात उन्होंने 2 दिन पहले भी की थी। मतलब दुआ शायद बाय पार्ट्स उनके सामने इंकशाफात कर रही है। लेकिन उसके बाद फिर एक और चीज़ होती है। ये कहते हैं कि जब मैं दारुल अमान गया, दुआ से मेरी मुलाकात हुई तो दुआ ने, मैंने वो जो वार्डन थी, मैंने उनसे कहा कि मैं अकेले में बात करना चाहता हूँ। वो बाहर बैठ गई और फिर उसके बाद दरवाज़ा बंद था, शायद शीशे वाला दरवाज़ा था, आर पार देखा तो जा सकता था। बात वो मेरी नहीं सुन सकती थी, यानी कि उन्होंने कंफर्म किया जी किसी और ने वो बात नहीं सुनी, सिर्फ मैंने सुनी। अब ये नहीं पता कि ये बात दुआ ने उनसे की है या ये खुद उन्होंने दुआ को बताई है। अब ये तो अल्लाह ही जानता है, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ दुआ थी और वो वकील साहब थे। अब क्या है कि वो कहते हैं कि जी दुआ ने मुझे ऐसे ऐसे इंकशाफात किए हैं। जब पूछा गया बताएं तो कहते हैं वो मेरे पास अमानत है, लेकिन दुआ ने कहा है कि अगर मेरे और ज़हीक के खिलाफ कुछ भी हुआ तो आप ये तमाम बातें जो है जज साहब को बता देंगे। अच्छा देखिए, अभी तक जो वो बड़े बड़े इल्ज़ामात लगा रहे थे उसमें मेहदी अली काज़मी पे गंदे गंदे इल्ज़ामात लगाए गए। फिर एक अजीब गरीब से यूट्यूबर है, उन्होंने बैठकर बड़ी गंदी और घटिया सी बातें की, कुछ ऐसी जिनका ना सर ना पैर, और साफ पता लग रहा है कि ये वो अब गेम खेली जा रही है कि गंदा करो, इतना गंदा करो कि बस कुछ डर के ही वो कह दे कि हमारी जान छोड़ दो। और ये ऐसा होता है। मैं आपको एक बात बताऊं, जब ये केसेस कोर्ट में जाते हैं ना, आम केसेस भी, चाहे वो तलाक के केसेस होते हैं, बच्चों के हवालगी केसेस होते हैं, उसमें जब जिस पार्टी ने जीतना होता है ना, पार्टी वही जीतती है जो सबसे ज़्यादा गंदे इल्ज़ामात लगाने में कामयाब हो जाए, जिनका दीन ईमान जो है ख़त्म हो गया हो, जिनको अल्लाह और रसूल का डर खौफ ना रहा हो, जिनको अपनी आखिरत का और अपनी मौत का डर खौफ ना रहा हो। फिर उसके बाद वो गंद कहते हैं ना, वो गंद कहते हैं कि जिसमें मैं आपको बताऊं कि इंसान की माफ़ी नहीं है। ये तोहमतें इनसे बाज आ जाइए, लेकिन नहीं आएंगे जो बाज तो चले ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये हुआ कि बच्ची के साथ जनाब अकेले कमरे में उन्होंने कुछ बातें की। वो कहते हैं बच्ची ने मुझे ये बताया, वल्लाह आलम के बच्ची ने बताया या उन्होंने बच्ची को बताया कि भाई तुम्हारे साथ ये सब कुछ होता रहा है तो तुमने ये मजिस्ट्रेट साहब को बता देना है। तो अब मजिस्ट्रेट साहब को उन्होंने ये ज़रूर कहा, इन्होंने माना, उन्होंने कहा मैंने बच्ची को कहा है कि तुमने मजिस्ट्रेट साहब को ये भी बता देना है कि मुझे शैला साहिबा क्या कुछ कहती रही हैं। अब शैला साहिबा के ऊपर भी बड़े इल्ज़ाम लगा दिए। जो लोग नहीं जानते, शैला साहिबा अपने 2 बच्चों को खोने का दुख जो है वो सह चुकी हैं और एक हमदर्द इंसान है। मैं जितना उनको जानती हूँ, जब मैं मीडिया पे काम करती रही हूँ मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर, तो शैला रज़ा के साथ रही है सलाम दुआ, और उनको जितना मैंने समझा है, जितना मैंने उनको जाना है, तो वो इस तरह की इंसान नहीं है जिस तरह कि बताया गया कि उन्होंने जाके इसको धमकियाँ दी, इसको ये किया वो किया और इस तरह की बातें। आई डोंट बिलीव दैट। लेकिन चले, ये कहते हैं तो प्रूफ दें इस बात का। अलबत्ता वो ये कहते हैं कि ये जज साहब को भी ये बात कह देगी। ये कहने का मकसद भी ये होगा कि चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में शैला रज़ा और इस तरह के लोग जो है वो इन्फ्लुएंस ना कर सकें। चले ठीक है, अच्छी बात है, अनबाइस्ड काम होना चाहिए, कहते हैं ना आप, तो ठीक है, ये भी कह लीजिएगा। लेकिन अब ये बातें जो कुछ इस तरह की हुई हैं, इनके बारे में अब आहिस्ता आहिस्ता एक एक करके आपको चीज़ें सामने नज़र आएंगी, क्योंकि एक पूरा माहौल जो है वो बनाया गया है। उस माहौल के अंदर जो चीज़ें डेवलप की जा रही हैं, कुछ अरसे से यूट्यूबर्स ने बैठकर एक पूरे प्रोग्राम्स का सिलसिला शुरू कर दिया है, जिसमें थोड़े से गंद इधर से, थोड़े से गंद उधर से, मैं थोड़े हल्के शॉट्स खेलूंगा, तुम थोड़े फास्ट शॉट खेलना, इधर हम हल्की हल्की बातें बताएंगे, वहाँ तुम बड़ी बड़ी बातें बताना, लोगों को कन्फ्यूज़ करो। अच्छा, मुझे समझ नहीं आती कि केस बच्ची का है, आप उनके ख़ानदान की तरफ जा रहे हैं, कभी डबल शाह, कभी कुछ। भाई केस के ऊपर फोकस करें। अगर कोई मामलात हैं भी, अगर कोई हैं भी, चले लेट्स से समथिंग वाज देयर। मैं ये बात पूछती हूँ कि मामला इस वक्त बच्ची के मामले का है। मैं किस चीज़ के लिए लड़ रही हूँ? मैं इस वक्त पाकिस्तान की बच्चियों के लिए लड़ रही हूँ। मुआशरे में इस वक्त जितना गंद फैल जाएगा इस केस के आर या पार होने के बाद,
या फैलेगा या नहीं फैलेगा, आइंदा के लिए बच्चियां महफूज होंगी या गैर महफूज हो जाएंगी, ख़ानदानी निज़ाम तश्कील पाएगा या फिर ख़ानदानी निज़ाम का शराजा बिखर जाएगा। इस सब का तयन होगा इस केस के एक फ़ैसले पर। ये केस उम्मे हानी का केस है, ये केस सब बच्चियों का केस है, और बच्चियों का केस है जो नाबालिग होती है, जो मैच्योर होती हैं, जो घरों से या तो भाग जाती हैं या बहला फुसला कर ले जाई जाती हैं, और उसके बाद हमेशा सारी ज़िंदगी उनकी रोते धोते गुजरती है और माँ बाप इज़्ज़त के नाम पर चुप हो जाते हैं। लेकिन मेहदी अली काज़मी ने जो स्टैंड लिया है, मैं समझती हूँ पूरे पाकिस्तान की बच्चियों के लिए लिया है, एंड लेट्स स्टैंड विद हिम फॉर दैट कॉज। अच्छा, अब मैं ज़रा आपको आगे बताती हूँ कि 2000 जब यहाँ चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो पहुँची तो सबसे पहले तो 2000 को बताया गया था कि वो दारुल अमान जा रही है, और कितनी एक इम्पॉर्टेंस है दारुल अमान जाने की, क्योंकि ये बात प्रूव होगी कि तुम एडल्ट हो। लेकिन जब वो चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो पहुँची तो बताया जा रहा है कि वो थोड़ी सी हैरान भी थी, क्योंकि उसके गुमान में नहीं था कि मुझे यहाँ लाया जाएगा। अलबत्ता कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी भी है कि उसे कराची पहुँचने के बाद बता दिया गया था कि तुम्हें हम चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो लेके जा रहे हैं। उसके बाद कुछ चीज़ें मैंने जानने की कोशिश की, कुछ मुझे मालूम हुआ है, कुछ मुझे नहीं मालूम हो सका, क्योंकि ये एक हाई प्रोफाइल केस बन गया तो कोई इन्फॉर्मेशन देते हुए भी थोड़ा सा घबराते हैं। अलबत्ता उनका ये कहना है कि 2000 वहाँ पे बड़ी कंफर्टेबल है, और 2000 जो है उसके साथ जो वहाँ की इंतज़ामिया, जाहिर सी बात है उनकी बातचीत भी हुई है, बच्ची को उन्होंने रिलैक्स भी किया है, फ़ील एट होम करें। उसके बाद उन्होंने उसको वहाँ की जो एक्टिविटीज़ है उनसे मुतारिफ़ भी कराया, कुछ वो इस्तेमाल करना चाहे जो भी जिस तरह भी, तो वो उनको कर सकती है ताकि शी शुड फील एट होम। अच्छा, इन्होंने कहा जी दुआ तो वहाँ जाते हुए इसलिए ज़्यादा खुश थी क्योंकि ज़हीर वहाँ पर होगा। लेकिन आपको मैं ये भी बता दूँ, मजिस्ट्रेट साहब ने वाज़ेह तौर पे कहा ना ज़हीर की फैमिली ना कोई और, कोई भी दुआ से नहीं मिल सकता। तो इसमें कोई खुशी वाली तो मेरे ख्याल से बात बाकी नहीं रह गई थी। लेकिन फिर भी आप अगर कहना चाहते हैं कि जी वो खुश थी तो चले मान लेते कि वो खुश थी इस वजह से, लेकिन मैं नहीं मानती। अच्छा, उसके बाद अगली बात मैं आपको एक ये बताऊँ कि उन्होंने कुछ बातें दूसरी साइड से की गई हैं जिसमें बहुत सी ऐसी अजीब अजीब बातें हैं जो मैं ज़रूर मेंशन करना चाहूँगी। एक तो वो लोग कहते हैं कि जी हम बड़े नोबल कॉज के लिए काम कर रहे हैं, ज़रा मुझे वो नोबल कॉज बता दीजिए। बच्चियाँ घरों से भगवा कर शादियाँ कराना, ऐसे लड़कों के साथ जिनका ना घर का पता ना घाट का पता, ऐसे लड़के जो खड़े होकर मतलब रिश्ता लेने के बजाय लड़कियां भगा कर ले जाते हैं और झूठ बोलते हैं कि हम रिश्ता लेने जा रहे थे। ये सब फ्रॉड है, ये सब झूठ है। और मैं आपको एक बात बताऊं कि ये सब बातें, माँ बाप की हर बात ही बुरी लगती है जब आपने कोई गलत काम का इरादा कर लिया होता है। मेरी इस जुमले के ऊपर ज़रा गौर कीजिएगा। तो माँ बाप मारते भी हैं, माँ बाप डांटते भी हैं, माँ बाप गालियाँ भी देते हैं, माँ बाप रोकते भी हैं, प्यार भी करते हैं। तो वो जो उसने आज तक कभी कहा कि मेरे माँ बाप ने मुझे छोटे से मारा, डंडे से मारा, नहीं कहा ना। सिर्फ जो एक जुमला बोला होगा या कुछ एक बात की होगी उसको ही उसने बेस बना लिया। सोचने की बात है, जब इरादे गलत होते हैं या कुछ उसको ऐसी पट्टियाँ पढ़ाई गई, उसको ऐसा वर्गलाया गया कि उसके बाद उसको अपने माँ बाप की हर चीज़ बुरी लगी। इस बात को समझिएगा, मैंने बड़ी एक टेक्निकल बात की है। अच्छा, अब उसके बाद इन्होंने एक बड़ी गंदी जो प्लानिंग शुरू कर दी। अब मेरी ज़रा गौर से बात सुनेगा। इन्होंने कहा कि जी अब 2000 के लिए क्या किया जाएगा। अब ये लोग चूँकि अपना केस हारते हुए देख रहे हैं और इंशाल्लाह हारेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है, दुआ है। मैं इनकी तरह नहीं कहूँगी जी ज़रूर ही होगा, क्योंकि इस बाकी काम तो अल्लाह के, अल्लाह ताला बेहतर जानता है। लेकिन इन्होंने कहा जी कि पहली बात उन्होंने 2000 के वाले पे गंदे इल्ज़ामात लगाए, पे जान का ख़तरा ये कह दिया। फिर उसके बाद उसके 164 के बयान के ऊपर अड़ गए, पे ऑसिफिकेशन टेस्ट पे आ गए, पे मेडिकल टेस्ट के ऊपर आ गए। अब जो नया छोड़ा है ना उन्होंने, पहले तो एक मैं जिस पे मैं बड़ा हंसी भी थी, इन्होंने कहा जी 2000 जब वहाँ जाएगी ना तो उसको टीके लगाए जाएंगे। जो टीके लगाए जाएंगे ना उसके बाद 2000 जो बोलेगी ना वो उनकी मर्ज़ी का बोलेगी। अब मुझे हंसी आई कि यार ये एक वक्त था जो ये एक दो यूट्यूबर्स के ऊपर बोला करते थे कि जी वो कहते हैं कि भैंस के टीके लगाए जा रहे हैं, उसको इंजेक्शन दिया जा रहा है, वो होश में नहीं है जब बात कर रही है। तो ये लोग बैठ के हंसते थे, ठट्टे उड़ाते थे और कहते थे कि जी इस तरह से होता है, होश में मदहोश जो लड़की वो इस तरह की होती है। ले जी मैं लाइव प्रोग्राम में ले आई हूँ, देखिए जी वो मदहोश है क्या। अच्छा चले मान लिया आप सही कह रहे थे, अब भी आप सही कह रहे हैं कि आप कह रहे हैं वहाँ जाके वो वाले टीके लगेंगे जो वो कहते थे कि वो वाले टीके इधर लगे हैं। तो फिर मुझे बताइए कि आप में और दूसरों में पे क्या फ़र्क रहा। तो फिर आप भी वही है या फिर वो सही है और आप भी सही हैं। फिर आप उनको भी पहले सही मान लें कि जो वो बात कर रहे थे वो भी सही थी। तो अच्छा, अब टीकों से भी आगे पहुंच गए। ये कहते हैं जी अब 2000 वहाँ जब पहुंचेगी ना तो कहा जाएगा जी ये नफ्सियाती मरीज़ा हो गई है क्योंकि ये गलत लोगों में रही है, तो अब इसको नफ्सियाती डॉक्टर को दिखाएं। नफ्सियाती डॉक्टर को जब दिखाया जाएगा तो वो कुछ ऐसा इलाज करेंगे और आहा मैं तो हैरान परेशान, आप यकीन करें। कहते जी नफ्सियाती डॉक्टर कुछ ऐसा इलाज करेगा कि मैं बयान नहीं कर सकता। मैं रिपोर्टर साहब की ना मैं दाद देती हूँ कसम से। कहते हैं ऐसा इलाज करेगा माएँ बेटियाँ, हमारी बेटी में बता ही नहीं सकता। यार अस्तगफिरुल्लाह, प्लीज़ थोड़ा सा पढ़ ले मेडिकल साइंसेस को भी। अच्छा जी, वो ऐसा कुछ करेंगे कि वो लड़की में बयान नहीं कर सकता और उसके बाद वो लड़की वही बोलेगी जो माँ बाप बोलेंगे। भाई मैं समझती हूँ कि अगर तो वो उसको नफ्सियाती डॉक्टर को दिखाएंगे भी ना, उनका इस्तेकाक
हक है, वो अगर रिक्वेस्ट करें तो उनका बनता है। बल्कि मैं तो कहती हूँ कि इस बच्ची को पहले इसका नफ्सियाती इलाज होना चाहिए, इस बच्ची के साथ कोई डॉक्टर्स की सिटिंग होनी चाहिए। अब देखिए डॉक्टर्स बैठ के क्या बच्ची को बताएंगे, तुम इसके हक में फैसला दो या उसके हक में, नहीं। डॉक्टर्स बैठ के बच्ची की मेंटल स्टेटस को ठीक करने की कोशिश करेंगे ताकि वो फ्री एंड फेयर अपने लिए कोई फ़ैसला कर सके, वो कोई ऐसा फ़ैसला ना करे जो उसकी ज़िंदगी को बर्बाद कर दे। उसको बताएंगे कि तुम्हारी ज़िंदगी आगे क्या हो सकती है, उस बच्ची से बातचीत करेंगे, उससे पूछेंगे कि कोई डर खौफ तो नहीं है, कोई लोगों ने तुम्हारी वीडियोज़ तो नहीं बनाई हुई, कोई तस्वीर तो तुम्हारे पास नहीं है। तो आई थिंक कि दिस इज़ वेरी मस्ट। ये तो आप कह रहे हैं, आपने कह दिया, आप फंस गए। मैं तो अब इसके ऊपर जोर लगाऊंगी और मैं कहूंगी, तमाम यूट्यूबर से रिक्वेस्ट करूंगी, मैं तमाम जर्नलिस्ट से रिक्वेस्ट करूंगी, मैं आला अदलिया से रिक्वेस्ट करूंगी कि खुदा के लिए बच्ची को साइकोलॉजिस्ट के पास भेजा जाए, उसका साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट होना चाहिए और उसके बाद उसका बयान लेना चाहिए। उससे पहले कि उसके बयान को कर ही देना चाहिए नल एंड वॉइड। ठीक है ना जी। अच्छा, तो अब ये जब उनको हार सामने नजर आ रही है ना, तो अब वो ये अजीब अजीब बातें कर रहे हैं। उन्होंने इसको ये भी कह दिया है कि 164 के बयान में तुमने ये बोलना है, तुमने जज साहब के सामने, माज़र के साथ जज साहब के सामने, मजिस्ट्रेट के सामने जब पेश होगी तो तुमने ये बातें करनी है, शैला रज़ाक के बारे में भी ये कह देना, वो कह देना, और बड़ा कुछ उसे समझा के भेजा तो गया है। लेकिन अब देखते हैं कि क्या होता है। जब तक मजिस्ट्रेट के सामने उसने बयान देना है, ये वीडियो मैं से पहले बना चुकी हूँ, लेकिन शायद ये वीडियो मजिस्ट्रेट के बयान के बाद लगेगी, तो फिर आप उनके बयान को इसके साथ जोड़ के इस वीडियो को समझ लीजिएगा। मुझे महरीन सब्तैन को इजाज़त दीजिएगा, अपनी दुआ में मुझे भी याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।